Dear students, today we are starting an interesting topic, laws of chemical combination. It means कि why an atom is so reactive, और आप कह सकते हैं कि why an atom is unstable। यानी इस तरह के आप क्वेश्चंस जब लेके आएंगे यानी सोचेंगे तो उसमें आपको आंसर जो मिलता है, शायद आप जानते होंगे कि ये सब क्यों होता है, कि एटम हमारा इतना जो है रिएक्टिव क्यों होता है या अनस्टेबल क्यों होता है। तो उसके लिए केवल एक ही आपका जो लाइन में आंसर हो सकता है कि कह सकते हैं ड्यू टू अनस्टेबल स्ट्रक्चर और आप कह सकते हैं कि ड्यू टू अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है एटम्स की, वो उसको अनस्टेबल बनाती है, वही उसको ज़्यादा जो रिएक्टिव बनाती है। यानी आप यहाँ से इस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एटम प्लस एटम मे बी सेम काइंड एंड मे बी आप कह सकते हैं डिफरेंट काइंड्स, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी कि एटम जो है कंबाइंड होते हैं और वो जो है मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है वो जो है किस, यानी आप ये कहेंगे कि वो क्यों होता है। कोई भी एटम आपस में या फिर एक दूसरे के साथ में जो है रिएक्शन वो जो है क्यों करता है, तो उसका तो रीजन यही है कि वो अनस्टेबल है। उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए वो स्टेबल, यानी कि हमारे जो नोबल एलिमेंट्स हैं उनके जैसा वो बनना चाहता है, यानी कि स्टेबल होना चाहता है, इसलिए वो जो है रिएक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन ठीक है वो जो है रिएक्टिव है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो अपना रिएक्टिव होने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए वो आपस में जो है एक तरह से कंबाइन होते हैं और जो है मॉलिक्यूल बन जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ हम इस तरह से यूज करें कि वाई, तो उसका तो आंसर आपको इधर से मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक अलग से क्वेश्चन आए कि हाउ, कैसे कॉम्बिनेशन जो है कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो इसके कई तरह से आपके जो है आंसर हो सकते हैं। नंबर U1 यानी कि टाइप्स इसके अलग अलग हो सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग, इसका जो है केमिकल बॉन्डिंग होता है वो कितने टाइप से हो सकता है। या फिर आप कह सकते हैं ये टाइप 2 आप कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ एटॉम्स इन अ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस। यानी कि एक तो ये टाइप हो सकता है कि केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग वो जो है किस तरह से बॉन्डिंग होती है, उसमें किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। और एक होता है रेशियो, यानी कि प्रोपोर्शन के बेस पे किस तरह से एटम आपस में कंबाइन होके और जो है मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ हमारा जो ये सेकंड टाइप है उसी का डिस्क्रिप्शन, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक
कोई भी सब्सटेंस में, कोई भी जो है मॉलिक्यूल में जो भी रेशो एटम्स का होता है वो जो है किस तरह से होता है। तो इसके लिए जो है 3 लॉज हमारे लिए मेन होते हैं, यानी कि 3 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो है 3 लॉज होते हैं, आप इसको नोट करते रहेंगे। देयर आर 3 मेन laws of chemical combination. Number 1, law of conservation. Laws of conservation of mass or matter. Number 2, laws of constant proportion. एक एक को मैं समझाऊंगा आपको अभी। proportions. Number 3, laws of multiple proportion. ये 3 लॉज जो है मेन होते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही जो एटम्स है वो एक मॉलिक्यूल बनाता है। ये है आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपली एक एक करके हम लोग इन तीनों को समझेंगे कि ये जो है कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ मास। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें ये इस तरह का नियम है एटम्स के लिए, ये इस तरह से ये बताया गया कि एटम्स जब एक मॉलिक्यूल बनाता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। यानी मास में कोई भी लॉस या गेन नहीं होता है। एक केमिकल जो रिएक्शन जब होती है तो मास का जो है कंजर्वेशन रहता है, यानी कि प्रोटेक्शन होती है मास की, उसमें से कुछ भी गेन या लॉस नहीं होता है। सेकेंड लॉ हमारा ये कहता है, यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कि कोई भी एक कंपाउंड को हम किसी भी तरीके से बनाएं, चाहे वो लेबोरेटरी में, चाहे वो नेचर में। आप सपोज कीजिए कि H2O है। H2O ये जो है नेचुरल है, या फिर हम कोई भी वे से, कोई भी वो मेथड से बनाते हैं, तो H2O में जो है जितने भी एटम्स हैं और जो भी हैं, जैसे कि H है, O है, तो इनका जो मास H2O में एक बार जो डेफिनेट हो गया, यानी कि कांस्टेंट है, वो वही रहेगा, चाहे आप कोई भी मेथड से H2O को बना लीजिए। H इसमें 2 होंगे और O 1 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा। तो ये कहता है कांस्टेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लॉज ऑफ ये मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी ये जो लॉ है वो ये कहता है कि कोई एक एटम अलग अलग जो है कंपाउंड में ये इस तरह से कंपाउंड होता है, जैसे कि CO है एंड CO2 है। अब यहाँ जो ये एटम है जो कार्बन, ये CO में इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है 12, एंड CO2 में भी कितना है यहाँ 12। ऑक्सीजन यहाँ कितना होगा 16, एंड O2 यहाँ हो गया 32। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि 12:16, एंड यहाँ पे जो है 12 ये रेशो 32। यानी कि कार्बन तो डेफिनेट है CO एंड CO2 में, लेकिन ऑक्सीजन अलग अलग, ऑक्सीजन का जो एटम है वो अलग अलग जो है कंपाउंड में जब सेम एलिमेंट के साथ आता है तो उसका जो मास है
उसका जो रेशो है 16:32, ये 1:2 आप इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि ये जो 2 है ये 1 का मल्टीपल है। ऐसे ही ये रेशो में बढ़ेगा, जैसे कि 1:2, 1:3, 1:4, इस तरह से। तो इसे कहते हैं लॉस ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। यहाँ से 1 बाई 1 एक एक लॉ को हम समझेंगे। नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस। मॉस मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, हालांकि आप इंग्लिश भी समझ सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको ये कहूं कि कोई भी एक जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं या हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें मॉस इक्वल होते हैं। यानी कि किसी भी इक्वेशन में जो ये एरो साइन होता है, एरो साइन मीन्स होता है इज इक्वल टू, यानी कि आप कह सकते हैं कि मॉस ऑफ ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू मॉस ऑफ रिएक्टेंट। यही कहता है ये लॉज कि एक रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनका जो टोटल मॉस है वो जो है प्रोडक्ट के हमारे जो है टोटल मॉस के इक्वल होता है। इट मीन्स कि कोई भी एक केमिकल कॉम्बिनेशन में कोई मॉस का लॉस या गेन नहीं होता है। आप इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा सा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस was given by Lavoisier. Who is Lavoisier? He was the father of chemistry. Lavoisier is the father of modern chemistry. In 1774, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस ये जो है लवोजियर ने 1774 में हमको दिया था। आगे लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। Matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. आप कह सकते हैं कि कोई भी एक केमिकल जो रिएक्शन में हम मैटर को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। रिपीट कर लीजिए। मैटर इज neither created nor destroyed in a chemical reaction. Next line. The substance which combine together or react in a chemical reaction are known as reactants. The new substance formed or the new substance formed or produced as a result of reaction are called product. Next line. The law of conservation of mass means that no change in mass
but during a chemical reaction. Next line. In a reaction, the total mass of products is equal to the total mass of reactants. Next line. There is no gain or no loss in mass in a chemical reaction. Example, it has been found that if 100 grams of calcium carbonate CaCO3 इसको हीट किया गया यानी कि डिकम्पोज किया गया और ये कितना है 100 ग्राम्स। इससे हमें जो मिला कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CaO हमें जो मिला है वो 56 ग्राम्स एंड CO2 44 ग्राम्स। अब हमें यहाँ इस चीज को चेक करना है कि क्या हमारी ये जो रिएक्शन है इसमें जो दो पार्ट हैं, इधर है रिएक्टेंट और इधर हमारे हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट हमारा सिंगल है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, इधर एक ही है। तो रिएक्टेंट हमें जो लिया है हमने वो लिया 100 ग्राम्स एंड इसको हमने हीट किया। हीट करने के बाद इसमें से बना है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कितना मिला वो 56 ग्राम्स ऑन CO2 गैस। CO2 गैस इसमें से जो है निकली है, तो इसको भी साथ में प्लस करेंगे 44 ग्राम्स। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ये कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, देन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 100 ग्राम। अगर ये इक्वल होते हैं तो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये जो प्रूव हो जाता है। अगर ये सेम नहीं आते हैं तो हमारा जो रिएक्शन है वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि 100 ग्राम्स हो गया हमारा ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम एंड प्लस CO2 44 grams is equal to 100. 100 grams is equal to 100 grams. No loss, no gain. इस तरह से कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में यही लॉ, यही रूल फॉलो होता है। यहाँ मैं आपको कुछ रिएक्शन सरा देता हूँ, आप उसको चेक करेंगे। H2 प्लस Cl2 एरो साइन 2HCl, इनके ये जो मॉलिक्यूलर मॉस है एंड एटॉमिक ये मॉस को प्लस करके आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या रिएक्शन जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस ये रिएक्शंस हो रही हैं या नहीं हो रही है। सेकेंड इज 2H2 एंड प्लस O2 इक्वल टू 2H2O and third is N2 plus 3H2, 2 molecules of NH3 ammonia, NaOH plus HCl arrow NaCl plus H2O। ये चार रिएक्शन है 1, 2, 3 एंड 4। ये जो है रिएक्शंस को आप नोट करेंगे और इनमें आप ये जो है चेक करेंगे कि हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक रिएक्शन को मैं कर देता हूँ, कोई भी ये वाला मैं कर देता हूँ N2 N plus 3H2 means 6H, 2 multiply 3 6H arrow 2 N and plus
H को यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 6H, सेम आइए N2 प्लस 6H एंड 2N प्लस 6H, 6H 6H इक्वल N2 एंड 2N, सेम। यहाँ ये प्रूव होता है। आप इसको जो है आप चाहें तो माउस में लेके जा सकते हैं। N2 14 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 एरो साइन 2 मल्टीप्लाई 14 एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 14 एंड 2 मल्टीप्लाई 14 is same, 6 multiply 1 and 6 multiply 1 equal, no loss no gain। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस। सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion given by Proust, Proust, Proust in 1779। आप इसके बारे में लिखेंगे, a chemical compound always consists of the same elements combined together in the same proportion by mass। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, whatever be the source from which it is obtained, a pure chemical compound is always made up of the same elements in the same mass percentage। Example H2O। आप H2O आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि H2O को हम कहाँ से ले सकते हैं। इसके जो हमारे जो सोर्सेज हैं वो रिवर, लेक, ponds एंड सी एंड वेल, बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज। एंड इन आप कह सकते हैं कि लेबोरेटरी, आप इसको जो है लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। कोई भी सोर्स है इसका, इसमें होगा क्या कि द सेम मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर ऑब्टेन इन एवरी केस। H2O always consists of the same two elements H and O, and the ratio H2 and O 1, यानी कि 1 multiply 2 and 16, 2 ratio 16, और आप कह सकते हैं कि 1 ratio 8। It is always fixed, you can say constant। कोई भी सोर्स है ये कंपाउंड का, उसमें H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो रेशियो फिक्स है। इसी को कहा जाता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल proportion। लॉ ऑफ मल्टीपल proportion यहाँ पे लिखिए, गिवन बाय जॉन डाल्टन in 1803। आप इसके बारे में लिखेंगे, according to this law, if two elements
can combine to form more than one compound, the masses of one element that combined with a fixed mass of the other element are in the ratio of a small whole number. Example, यानी आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक एलिमेंट है वो अलग अलग कंपाउंड वो बनाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि हाइड्रोजन है हमारे पास, वहाँ हमने लिया था CON CO2। एक कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ में जो है कंबाइंड होता है, तो यहाँ इसका जो रेशो है ये है 12 and 16 है। यहाँ जो रेशो है 12 and 32 है। ऐसी सेम एग्जाम्पल में आप यहाँ पे ले सकते हैं H2O and H2O2। H2O2 is hydrogen peroxide, H2O2। तो यहाँ आप कह सकते हैं अलग अलग इसको देख लेते हैं। H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 2:16 है। यहाँ इसमें जो रेशो है वो 2:32 है। आप समझ सकते हैं H2 है, O 1 है, तो H2 मीन्स 2 and O 16। यहाँ पे H2 सेम है 2 and O2। O2 का जो यहाँ पे जो रेशो है यानी कि मॉस है वो 32 होगा। अब आप यहाँ इन दोनों को नीचे ले आइए, ये है यहाँ पे आप कह सकते हैं 1:8 and यहाँ पे है 1:16। अब हाइड्रोजन यहाँ पे है 1, यहाँ पे भी 1 सेम है। ऑक्सीजन 8:16, यानी कि H2O में जो ऑक्सीजन है वो 16 है, तो H2O2 में इसका जो रेशो है वो यहाँ पे है 32। इसको 8 यानी इसको हमने जो है सिंप्लीफाई किया तो 8 and 16। अब कह सकते हैं यहाँ कि 1:2, यानी कि सिंपली आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 1:2, 3:4 पूरा का पूरा है मल्टीपल होता है इस तरह से। तो इजीली आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें मैं समझाऊंगा।